उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना, तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छा, और खूब नाम रोशन करना अपने बाबा का। अच्छा बाबा, उसे नया बस्ता, और मैं कब से नया बैट मांग रहा हूँ उसका क्या? चुप कर नालायक, है वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज्यादा है उसमें। हाँ अच्छा बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। हमारे पास छाता भी नहीं है। हाँ चलो बच्चों जल्दी चलो। माधुरी मैं इनको छोड़कर वहीं से खेत पर चला जाऊंगा। है तुम भी घर का काम निपटा कर चली आना खेत पर। इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम नया छाता और बस्ता जरूर खरीद पाएंगे, और नया बैट भी बाबा। अरे तू नहीं सुधरेगा, चल। गणेश दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है। कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया अभी बकाया है। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल फेंकूंगा। नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे रानी तो कह रही है तो कुछ दिन की मोहलत और दी जा। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला गया। दरअसल माधुरी दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए अक्सर गांव के कुछ लोगों की नीयत उसे देखकर बिगड़ जाती थी। मेरा बस चले तो इस गंजे के टाट पर अपनी चप्पल उठाकर मार दो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे औरत से बात करने की। जाने दीजिए ना, आप तो जानते ही हैं उनकी आदत। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब नीचे चटाई बिछाकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गांव में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए, और उस बारिश से उनकी मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गणेश अपने मटर की हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए तो हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। माधुरी काफी हिम्मत वाली थी। उसने गणेश को हौसला दिया और उसे अपने साथ घर ले आई। देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए, ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी फसल खराब होने से गणेश पूरी तरह से टूट चुका था। हफ्ते भर बाद घनश्याम अपने कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंच गया। अब तो तू बर्बाद हो गया, तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, और तू मेरा किराया क्या ही देगा। इसीलिए अभी के अभी तुम सब निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा ना करो, पहले ही हम काफी दुख में हैं, ऊपर से बाहर बारिश भी है। ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा। तू अपने पिल्लों को लेकर जा मर्जी जा, लेकिन हाँ रानी, अगर तू चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। कसम से तुझे हमेशा गुजर रखूंगा। अगर अगली बार तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो चप्पल से ऐसी कुटाई करूंगी कि जो थोड़े बहुत बाल है वो भी नहीं बचेंगे। और तू क्या निकालेगा, हम ही जा रहे हैं घर छोड़कर। मम्मी मैं तो कहता हूँ ये मिर्च का डब्बा इसकी आंखों में उड़ेल दो, बुड्ढा खुसट कहीं का। तेरी तो खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया, नहीं तो दोनों हाथ उखाड़कर ऐसे फेंकूंगी कि एक कश्मीर में जाकर गिरेगा और दूसरा सीधा कन्याकुमारी में। माधुरी अपने पति और बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ एक गुफा उन्हें दिखाई देती है, और वो उसी में रहने लगते हैं। बाहर जोरों की बारिश और पेट में भूख, जैसे तैसे वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अपने साथ थोड़ा आटा लाई थी जो घर में बचा हुआ था, इन्हीं की रोटी बनाकर मैं बच्चों को खिला देती हूँ। ठीक है माधुरी, मैं भी कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। शाम को गणेश खाली हाथ लौटता है। कहीं काम नहीं मिला माधुरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या खिलाऊंगा।
हम दोनों तो भूखे रह भी लेंगे, लेकिन ये दोनों नन्ही सी जान कैसे भूख बर्दाश्त कर पाएंगे। तभी माधुरी अपने गले में पड़ी चांदी की चेन निकाल कर गणेश को देती है। इसे देकर थोड़ा आटा ले आइए। लेकिन माधुरी, ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी ना। हाँ, लेकिन आज एक माँ को अपने बच्चों की खातिर इसे बेचना पड़ रहा है। अब ज्यादा मत सोचिए और जाइए। गणेश दुकान जाकर आटा और सामान ले आता है और माधुरी अपने खेत में जाती है जहाँ कुछ मटर की फसल टूट कर पड़ी हुई थी। उन मटर को वो अपने साथ ले आती है, जिसके बाद वो उन दानों को तेल में तल लेती है। फिर मसाला बनाकर उन तले हुए मटर को उसमें डाल लेती है और कुछ ही देर में तले हुए मटर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। फिर सबको खाने को परोसती है। जैसे ही वो सभी पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? मम्मी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सच में माधुरी, इतनी अच्छी सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। हमने क्या, किसी ने भी नहीं खाई होगी। तुमने ये कहाँ से सीखी? सच कहूँ तो सीखी नहीं, कल अपने खेत पर गई थी, वहीं से बचे कुचे मटर उठा लाई और धूप में सुखाकर उन्हें तलकर बना डाला। लेकिन ये सचमुच में कमाल के बने हैं। अगर तुम इसी का ठेला लगाकर बेचो तो तुम खूब पैसे कमाओगी। सच तो सोचना क्या, आज से ही बल्कि अभी से ही शुरू करते हैं। सब्जी अभी भी काफी बची है, मैं साथ में थोड़ी पूरी लगा देती हूँ। आप पतीले में ये सब्जी, डब्बे में पूरी और मैं थोड़े पत्ते की प्लेट और कटोरी बना देती हूँ, आप उन्हीं में देते जाइएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तैयारी करने के बाद दोनों बाजार चले गए। तली हुई मटर की सब्जी और पूरी खा लो। है? तली हुई मटर की सब्जी? भाई ये तो पहली बार सुना। भैया कितने की प्लेट दी भाई साहब? जी सिर्फ 30 रुपए। अच्छा लगा दो फिर। माधुरी जल्दी से उसे एक प्लेट लगा कर देती है और सच में माधुरी की तली हुई मटर की सब्जी कमाल कर गई। लोगों को वो पसंद आई और अब और प्लेट की डिमांड आने लगी। क्या कमाल की सब्जी है भाई साहब। कल मैं मंदिर के बाहर भंडारा करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी के साथ ऐसी ही तली हुई मटर की सब्जी पूरी के साथ बनाओ। एडवांस के तौर पर ये रहे ये 30,000। पहले ही दिन उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल गया। दोनों बड़े खुश हुए। अगले दिन माधुरी ने भंडारे के लिए वैसी ही सब्जी पूरी के साथ तैयार कर दी। भंडारे में भी सबको उनके बनाए हुए तली मटर की सब्जी और पूरी पसंद आई। अब उन्होंने खुद का ठेला खरीद कर उसमें बनाकर बेचने लगे। अब इसी तरह और भी कई ऑर्डर उनके पास आने लगे और उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। साथ ही गणेश ने अपने खेत पर ही फिर से मटर उगाने शुरू कर दिए और उन्हीं मटर को तलकर वो उसकी सब्जी बनाने लगे, जिससे उन्हें खूब मुनाफा होने लगा। अब उनके पास सब कुछ था, खुद का घर, पिंकी के लिए नया बस्ता, मोनू का नया बैट और सबका अपना अपना एक छाता। मोहन अपने आलू के ठेले को लेकर बाजार गया होता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी आलू नहीं बिकता। फिर शाम को अचानक मौसम करवट लेता है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से मेरे सारे आलू बारिश में भीगकर खराब हो गए। अब मैं क्या ही बेचूंगा। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन अब उसी हाल में जैसे तैसे अपने ठेले के साथ घर पहुंचता है, लेकिन उसके पैरों से काफी खून निकल रहा होता है। उसकी पत्नी रेखा और 8 साल का बेटा मोंटू और 5 साल की बेटी रिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? बस यूं समझ लो रेखा, जब जिंदगी खराब चल रही हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये भी उसी का ही एक नतीजा है। कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं दबा कर आपकी पट्टी कर देती हूँ। अब मोहन बेड रेस्ट पर ही रहता है। पहले तो जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में राशन भी नहीं रहा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे भी उदास बैठे थे। उनको उदास देख रेखा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ, बाबा बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ अपनी इस भूख का? ये है कि बार बार लगी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप उदास मत हो, हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हर जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर घर लौट आती है। अपने परिवार की लाचारी देख बिस्तर पर पड़ा मोहन कहता है, मुझे माफ करना बच्चों। रेखा, अपनी इस चोट के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा और मेरे कारण तुम सबको भूखा ही रहना पड़ रहा है। न जाने मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कहीं घर में रखे ये सारे आलू खराब न हो जाएं। अपने पति की बात सुनकर रेखा को एक विचार आता है, अगर आलू बाजार में जाकर बेचूं तो भी हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी,
और अगर ये बारिश में खराब हो गए तो हमारा काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस आलू के समोसे बनाकर बेचें। आप तो जानते ही हैं बच्चों को मेरे हाथ के चटपटे समोसे कितने पसंद है। आप ठीक कहती हो माँ। आपको पता है हमारे स्कूल के गेट के पास एक अंकल समोसे कचौड़ी बनाकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उससे खरीद कर खाते हैं। एक बार रौनक ने मुझे भी दिलवाया था, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। आपके चटपटे समोसे के आगे तो वो सब फेल है। हाँ माँ, अगर आप भी समोसे बनाकर बेचो ना तो आपको खूब मुनाफा होगा। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, तुम्हारे हाथों के चटपटे समोसे तो सचमुच बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उन सब की बात रेखा को पसंद आ जाती है और वो अपनी चांदी की माला सुनार को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। फिर उससे जरूरत का सामान खरीदती है। फिर अगले ही दिन उन आलू के चटपटों समोसे और साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। चटपटे समोसे, करारे करारे समोसे ले लो, आइए आइए, और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। बहन जी समोसा लगा ना, और हाँ चटनी ज्यादा रखना है। वैसे कितने का एक समोसा? समोसा नहीं भाई साहब, बल्कि चटपटा समोसा कहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में एक। ठीक है, फिर 2 समोसे लगा दो। रेखा जल्दी से उसके लिए चटपटे समोसे लगाती है, जिसे खाते ही ग्राहक बहुत खुश होता है और वो उसकी खूब तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। आहा, मजा ही आ गया इस बारिश के मौसम में ऐसे समोसे खाकर। ऐसा करो 8 समोसे पैक कर दो, घर पर सबके लिए लेकर जाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। आहा जी अच्छी बात है। उस ग्राहक की ये बात आसपास के लोग सुन लेते हैं और वो सब उसके ठेले पर आते हैं और उसके समोसे खरीदते हैं। पहले ही दिन उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। ये देख रेखा बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी शाम को घर चली जाती है। उस रोज वो रात को बड़े दिनों बाद सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। वो रोज समोसे बनाती और बाजार में ले जाकर बेचती। ऐसे ही एक रोज वो बाजार में ठेला लगाकर खड़ी होती है कि तभी मौसम करवट लेता है। उस रोज रिया भी उसके साथ ठेले पर आई हुई होती है। हे भगवान, लगता है बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। रिया बेटी, ठेले के नीचे त्रिपाल है, जल्दी से देना मुझे। हाँ माँ, अभी देती हूँ। रेखा जैसे ही वो त्रिपाल बांधती है वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लग रहा है। देखो ना, बिजली भी कितनी जोरों की कड़क रही है। फिर बारिश और भी तेज और टेढ़ी होने लगती है, जिसके चलते अब त्रिपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सारा पानी उनके समोसों पर आ गिरता है और सारे समोसे खराब हो जाते हैं। उस रोज उनकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, ऊपर से उनके सारे समोसे भी खराब हो गए। परेशान होकर रेखा घर आती है, लेकिन अगले दिन से वो अच्छे से अपने ठेले को सफेद पिन्नी बांध देती है और बाजार में समोसे बेचने निकल पड़ती है। हे भगवान, कल तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आज मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी तूफान आता है और एक बड़ा सा पेड़ आकर उसके ठेले पर गिर जाता है, जिससे उनका सारा ठेला टूट जाता है। हे भगवान, तूने हम गरीबों के नसीब में न जाने कितने दुख लिखे। अब तो मेरा ठेला भी नहीं रहा, अब मैं अपने समोसे कैसे बेचूंगी। अगले कुछ दिन तक रेखा अब घर पर ही रहती है, लेकिन फिर एक रोज उसे एक आदमी की आवाज आती है जो सर पर टोकरी लाद कर गली गली जामुन बेच रहा था। ये देख रेखा को एक विचार आता है और वो सर पर टोकरी लाद कर समोसे बेचने निकल पड़ती है और ऊपर से बड़ी पिन्नी से उस टोकरी को ढक लेती है। बाहर तेज बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेखा सर पर टोकरी उठाए बारिश में समोसे बेचने निकल पड़ती है। मोंटू भी उसके साथ काम पर जाने की जिद करता है। वो भी अपनी माँ के साथ चल पड़ते हैं। बारिश में गली गली घूम घूम कर वो चटपटे समोसे बेचते हैं। टोकरी को तो उन्होंने पन्नी से ढका हुआ था, इसलिए समोसे तो खराब नहीं हुए, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मोंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छींके मारने लगता है। अरे मोंटी, तेरी तो तबीयत खराब हो रही है। ऐसा कर, बारिश के मौसम में तुम काम पर मत आया करो, बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो दोनों घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी लोगों की भीड़ होती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। अब से मैं यही प्लेटफॉर्म पर आकर ही समोसे बेचूंगी। अगले दिन रेखा सड़कों पर घूमने की जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर चटपटे समोसे बेचती है, जहाँ कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग जाती है और लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आते हैं और अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। बहन जी, आपके चटपटे समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मुझे 2 समोसे और चटनी और देना जरा। अब रेखा फिर से अच्छे पैसे कमाने लगी, लेकिन अब वो साथ साथ बचत भी करने लगी। लेकिन उसका काम अच्छा चलने के कारण आसपास के फेरी वालों की बिक्री कम हो गई।
अब चंदू समोसे वाले से कोई भी समोसे नहीं लेता। जब से इस औरत ने अपने चटपटे समोसे बेचने शुरू किए हैं, मेरी आमदनी काफी कम हो गई है। अब तो एक ही आइडिया है, इसको अपने साथ काम में लगा लूं। मेहनत होगी सारी इसकी और कमाई करूंगा मैं। इसी विचार के साथ वो रेखा के पास ही प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देती है। रेखा के इनकार करने पर चंदू अपने आदमी को नकली पुलिस वाला बनाकर उनके पास भेजता है। चलो यहाँ से, अब से तुम यहाँ समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, मैं तो बराबर यहाँ ये लगाने का टैक्स भरती हूँ। लेकिन तभी वहाँ असली पुलिस वाला आ जाता है, जो कि रेखा के ठेले पर रोज समोसे खाने आता था। वो उस आदमी को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। माफ कर दो साहब, ये सब मैंने चंदू हलवाई के कहने पर किया था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब रेखा बिना किसी डर के समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो भी उसके इस काम में मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें हर मेरे लिए तुम सभी बच्चे बराबर हो, पर जो सबसे अच्छा काम करता है वही प्रशंसा का पात्र बनता है। तुम सभी छात्र बहुत ही मेहनती हो, ये तो तुमने मुझे आज का कार्य करके दिखा दिया। किंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है वो तो अगला कार्य करके ही पता चलेगा, जो मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। गुरुजी, आप ऐसा क्या कार्य देंगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ये कार्य करके दिखा दूंगा। बस मुझे एक बार कार्य पता चल जाए। मुझे भी गुरुजी के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना है, इसलिए मैं भी उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी कब ऐसा कार्य देंगे, इसके बच्चे प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा था बिट्टू, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिट्टू किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखता था, वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। इसलिए बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे। जब भी बिट्टू नदी के किनारे बैठकर पढ़ने की कोशिश करता, तो बच्चे उसे तंग करने के लिए आ जाते। अरे बिट्टू, चलना हमारे साथ गेंद बल्ला खेल। नहीं सूरज, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं खेल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, पर गुरुजी हमारी प्रशंसा करते हैं। कभी उन्होंने आज तक तेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तू गरीब है। ये तुम गलत कह रहे हो सूरज, गुरुजी तो मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। आज भी मैंने जब नदी के किनारे की साफ सफाई की, गुरुजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी। उससे कुछ नहीं होता, वो तो तुमसे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा की थी। क्या हो रहा है बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम बस ऐसे ही आने वाली परीक्षा की कुछ बातें कर रहे थे। बच्चों ने बात छुपा ली। बच्चों, कल सुबह तुम सभी बच्चों को मेरे साथ नदी के पार जंगल में चलना है और ऐसा कुछ ढूंढ कर लाना है जो हमारे विद्यालय के लिए उपयोगी हो। समझ लो, ये तुम सब बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बहुत ही उत्तम वस्तु लानी होगी। गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या लाएं कि वो परीक्षा में सबसे बेहतर अंक ला सके। सब बच्चे अपने अपने घर पहुँचे और अपने माता पिता को ये बात बताई। माँ, मैं जंगल से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाऊंगा और कक्षा की दीवार पर सजाऊंगा। गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रोटी बांध कर दे दूंगी, भूख लगे तो खा लेना। हर बच्चा अपने माता पिता से इसी बारे में बात कर रहा था। कोई जंगल से लकड़ी लाने के बारे में सोच रहा था ताकि स्कूल के लिए फर्नीचर तैयार किया जा सके। अलग अलग सोच लेकर बच्चे गुरुजी के साथ अगले दिन नदी पार जंगल में पहुँचे। बच्चों, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। तुम सब जाओ और कुछ उपयोगी वस्तुएं ढूंढ कर लाओ। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सभी बच्चे जंगल के भीतर चले गए और उपयोगी वस्तुएं खोजने लगे। सभी बच्चे कोई न कोई कार्य कर रहे थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्कूल के लिए क्या ढूंढे जो उपयोगी हो और स्कूल के काम आ सके। अरे ये बिट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगता है ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने वाला है। ये जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? हमें क्या, जहाँ भी जाए हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो, हम सबने बहुत सामान एकत्रित कर लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं, पर बिट्टू साथ नहीं है। मास्टर जी कुछ बोले ना, हमें क्यों कुछ बोलेंगे, इसे ही डांट पड़ेगी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, चलो हम चलते हैं। बिट्टू जंगल के अंदर चला गया और बच्चे वापस गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी देखिए, मैं कितने सुंदर फूल लाया हूँ। ये फूल हम अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएंगे। अति उत्तम, तुम सबने बहुत मेहनत का कार्य किया है, पर बिट्टू कहाँ है? तुम सब तो लौट आए, बिट्टू अभी तक नहीं आया। गुरुजी पता नहीं, बिट्टू तो जंगल के अंदर चला गया है। उसने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा था। हमें तो लगता है वो सिर्फ जंगल में घूमकर खाली हाथ ही लौट कर आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो,
बिट्टू आ जाए, उसके बाद हम वापस नदी पार चलेंगे। गुरुजी बिट्टू की प्रतीक्षा करने लगे। बिट्टू जंगल के अंदर पहुंचा और सोचने लगा। तभी बिट्टू की नजर एक छटपटाती चिड़िया पर पड़ी जो जाल में फंसी हुई थी और जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण चिड़िया के पंख भी घायल हो गए थे। बिट्टू को चिड़िया पर तरस आ गया। उसने चिड़िया को धीरे से जाल से बाहर निकाला और सोचने लगा। अगर मैं इस घायल चिड़िया को यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर गया तो कोई भी जंगली जानवर या बड़ा पक्षी इसे अपना शिकार बना लेगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। गुरुजी से कहूंगा कि हम इसे अपने स्कूल में रख लेंगे। वहाँ ये चिड़िया सुरक्षित भी रहेगी और इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बिट्टू चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर गुरुजी के पास लाया। अरे बिट्टू, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी। बताओ, तुम जंगल में से स्कूल के लिए क्या उपयोगी चीज लाए हो? गुरुजी, मैं जंगल में किसी वस्तु की तलाश कर रहा था पर कोई वस्तु तो मिली नहीं। हाँ, अचानक मेरी नजर इस घायल चिड़िया पर गई। मैंने इसे जाल से छुड़ा लिया और इसे यहाँ ले आया। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले चलें? ये बेचारी बहुत कष्ट में है। इसके घायल पंखों के कारण शायद इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कुछ दिन हम इसको अपने पास रख लें तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई संकट आ जाए। गुरुजी, इस घायल चिड़िया का स्कूल में भला क्या काम? हम देखो कितने काम की चीज लाए। और ये देखो गुरुजी, एक घायल चिड़िया को उठा कर ले आया। उल्टा हमें ही इस चिड़िया की देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बिट्टू बेटा, इस चिड़िया को स्कूल ले चलो और वहाँ जाकर हम इसका उपचार करेंगे। बच्चे चुप हो गए क्योंकि गुरुजी ने बिट्टू को चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। बिट्टू सबके साथ चिड़िया को स्कूल ले आया। बिट्टू ने चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा दी। अगले कुछ दिनों तक बिट्टू चिड़िया की खूब देखभाल करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बिट्टू चिड़िया का भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे चिड़िया बिट्टू की दोस्त बन गई। अब बिट्टू जहाँ भी जाता चिड़िया उसके साथ जाती। एक दिन गुरुजी बच्चों को नदी किनारे पढ़ा रहे थे। चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी। गुरुजी, ये चिड़िया तो हमें पढ़ने ही नहीं देती। पता नहीं बिट्टू क्या मुसीबत उठा लाया है। पूरे स्कूल में शोर मचा रहता है। गुरुजी, इस चिड़िया को आप वापस जंगल में भेज दो। गुरुजी, मुझे लगता है ये चिड़िया कुछ परेशान है, वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। बताओ क्या हुआ है? चिड़िया मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नदी में एक मगरमच्छ का परिवार आकर बस गया है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अब वो रोजाना नदी से बाहर आकर स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार बनाए करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं। आप सबको कुछ करना चाहिए, वरना वो आप सबको और इस स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिट्टू, ये चिड़िया हमारी भाषा बोल रही है। अवश्य ही ये सत्य कह रही होगी। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। गुरुजी ने गांव वालों से बात की और नदी में आए हुए सभी मगरमच्छ पकड़ लिए गए और उन्हें दूर समुद्र में छोड़ दिया गया। चिड़िया की वजह से सब सुरक्षित बच गए। देखा बच्चों, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं। हर वस्तु और हर प्राणी की अपनी कीमत है। इसीलिए किसी भी प्राणी और वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा के परिणाम के अनुसार बिट्टू इस परीक्षा में प्रथम आया है, क्योंकि वो जंगल से ऐसी चीज ढूंढ कर लाया जिसने हम सबकी जान बचा ली। और इस तरह बिट्टू की करुणा और समझदारी ने न केवल एक चिड़िया की जान बचाई, बल्कि पूरे स्कूल को भी एक बड़े खतरे से सुरक्षित किया। गुरुजी ने सबको समझाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद वो चिड़िया बिट्टू के साथ साथ सभी की प्रिय बन गई। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू, आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है। वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल, तुम उस बस्ती में जाना बंद करो। कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं। अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो। अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा।
बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा। धोखा, हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था। साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे। जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे। साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपने स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है। मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू, मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा, ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे।
ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों। ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सब के लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बाबा आगे बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक सबके काम आने वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ यह तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। यह आज भी हमारे साथ है बेटा। हाँ सही कहा आपने बाबा। ओहो, अब कहानी पूरी हो गई हो तो खाना भी खा लो। सारा खाना ठंडा होने को आया है। बाबा माँ तो बहुत गुस्से में लग रही है। कोई बात नहीं, मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। अब जल्दी से खा लो, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए। हाँ। काव्या और हरिया फुसफुसाते हुए हंसने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखा पड़ा। परिवार के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हरिया को एक बीमारी ने जकड़ लिया। गर्मी और बीमारी की वजह से हरिया और तालाब दोनों ही सूखते जा रहे थे। हरिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और फिर, माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा को शहर लेकर जाएंगे, उनका अच्छा इलाज कराएंगे। पर इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है कीर्ति, बेटा जरा ध्यान से। कीर्ति गांव के साहूकार के पास पहुंची और उसे अपने घर की सारी दशा बताई। ओहो, हरिया अच्छा आदमी है, इसीलिए तुम्हें कर्जा दे देता हूँ, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखोगी? बताओ। हमारे पास ले देकर एक तालाब ही है भान सिंह जी। अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूंगा भाई? उसके बदले तो कोई ढेला भी ना दे। एक काम करो, तुम मुझे अपने खेत के कागज दे दो और 2 लाख रुपए ले लो, ठीक है? कीर्ति अपना खेत गिरवी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ले देकर उनकी कमाई का एक वही जरिया था। लेकिन उसे न चाहते हुए भी भान सिंह को अपने खेत के कागज देने पड़े और उसने साहूकार से 2 लाख रुपए ले लिए। माँ तुम चिंता मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख रुपए लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गई। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी, कीर्ति तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गाँव जा। वहाँ छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। पर माँ उनसे क्या होगा, हमें पूरे 2 लाख रुपए और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। हे भगवान, मेरी माँ की शादी की निशानी भी अब हमें बेचनी पड़ रही है, हमारी मदद करो भगवान। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिब्बिया नजर आई। दीदी ये क्या है और इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? पता नहीं, रुक मैं इसे खोलकर देखती हूँ। जैसे कीर्ति ने वो डिब्बिया खोली, उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वो चिट्ठी खोली जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे हरिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब मेरी उम्र हो चली है और ये बीमारी मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है।
आगे तेरी संतानों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक राज छिपा कर रखा मैंने तुझसे, ताकि तू या तेरी संतानें सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था। ये चाबी तेरी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बस याद रखना कि ये चाबी असल में मेरे दिल की है। दीदी, क्या दादाजी ने पैसे या गहने छुपा कर रखे होंगे कहीं? हाँ काव्या, लगता तो ऐसा ही है। तू सोचना, जरूर दादाजी के पास कुछ ऐसा था जिसकी मदद से वो खुद का इलाज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? कैसे पता चलता? कितना छुपा कर तो रखी थी डिबिया दादाजी ने। वो तो पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई इस पर। लेकिन दीदी, ये चिट्ठी के आखिर में किस तरह की पहेली है? अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहाँ से लाएं? बुद्धू वो किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा हैं, पर बाबा में चाबी थोड़ी लगेगी, कुछ और सोच। हाँ दीदी, उनके दिल के करीब वो तालाब ही है जो उन्होंने बहुत मेहनत से खुद ही खोदा था। शाबाश, सही कहा। पर इतने बड़े तालाब में हम ये चाबी कहाँ लगाएंगे? किस जगह? सोच कीर्ति, सोच। दीदी, चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी और ताला जरूर किसी चीज की तो सुरक्षा कर रहा होगा। हाँ, जैसे कोई पुराना संदूक, लेकिन वो संदूक पूरे तालाब में कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? और पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, और डॉक्टर ने जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करे दीदी? मिल गया, मान गई। दादाजी तो बहुत ही समझदार थे। मतलब उन्होंने एक ही पहेली में दो उत्तर दिए हैं। उनके दिल की चाबी मतलब तालाब, और दिल कहाँ होता है? शरीर के बीचों बीच। तो हम तालाब के बीचों बीच खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह दीदी, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे दीदी, एक बात तो माननी पड़ेगी, दादाजी बहुत समझदार थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बहुत समझदार होंगी, तभी तो उन्होंने इतनी मुश्किल पहेली रखी थी। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला, और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। दीदी, क्या ये सोने के सिक्के हैं? हाँ काव्या, दादाजी ने सही कहा था कि सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन वो जाते जाते हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर गए। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया और साहूकार का भी कर्जा उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई। बेटा, बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेचकर हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे, जिसमें प्यारी प्यारी मछलियां होंगी, और बगल में बगीचा बनाकर लोगों के बैठने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साफ पानी के लिए प्याऊ भी लगाएंगे, ताकि हर बार जब भी कोई यहाँ आए तालाब के किनारे बैठकर ठंडा और मीठा पानी पिए और दादाजी के दिल को सुकून मिले। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है।
वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सबका विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है? वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग है, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो,
पर एक ना एक दिन उसे अपराध की सजा जरूर मिले। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।